नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीआईसी मेंस। जीआईसी मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके सामने रख रहा हूं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइएगा, जिनकी मार्किंग भी लगभग मैंने जो आइडिया लिया है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं। मतलब एक में मार्किंग करके दिखाई है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर 25 मार्क्स का आता है तो इसमें डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कितने क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी, ये पूरी कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इनसे आपको एक तो प्रैक्टिस करने का आइडिया मिलेगा, दूसरी बात है क्वेश्चन की कैटेगरी का भी आइडिया मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो जो अगर आप देखना चाहें इन पेपर्स को, अगर आप सेलेक्ट करना है, वैसे तो आपको जीआईसी मेन का कोई भी सैम्पल पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। और सैम्पल पेपर जो है वो बहुत ही मीन्स उसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करूंगा उन क्वेश्चन का सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और जीआईसी मेंस के लिए खासकर इनमें से मुझे उम्मीद है कि एक आध क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और वो क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स, प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड आल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। इनका बॉन्ड ऑर्डर भी हमें कैलकुलेट करना है और इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को भी कैलकुलेशन करना है। तो N2 और O2 के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होंगे। तो और उसके बाद स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, शो द डायग्रामेटिकली द पॉसिबल ज्योमेट्रीज फॉर द SP एंड D ऑर्बिटल्स, गिव द एग्जांपल्स। यानी फुल एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन का करना पड़ेगा और डिड्यूस द रिलेशनशिप ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं और पेज उसके लिए ले लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस पेज पे हम सबसे पहले आंसर नंबर 1 का देखते हैं कि आंसर नंबर आखिरकार 1 क्या कहता है। आंसर नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 का ए पार्ट क्या कह रहा है। 1 का ए पार्ट ने ये कहा था कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पहले तो N2 का बनाना है। देखिए N2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल 14 होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स में अगर आप देख लें तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा आपका पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। फिर सिग्मा 2p z2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 हो गए। यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक करैक्टर दोनों पूछे गए। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका NB माइनस Na जो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा NB की वैल्यू क्या होगी, NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4, जो मैं गोला बना रहा हूँ ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप जान रहे हैं तो ये बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और आपके ये वाले बॉन्डिंग हो गए, दोनों ये वाले बॉन्डिंग हो गए। इस तरीके से ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 2 2 4 2 6 2 8 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके बाद 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलरेडी आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर बॉन्डिंग 10 माइनस 4 लिख रहा हूँ। सिंपली आंसर में निकाल देता हूँ 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि बॉन्ड ऑर्डर आया इसका आपका 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब हुआ, पहला पॉइंट ही यही निकल गया है कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूल इज स्टेबल, सिंपल मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और हाईली स्टेबल भी माना जा रहा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है। दूसरा ये कहें कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब 3 होता है तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि ये डायामैग्नेटिक होगा। ये डायामैग्नेटिक क्यों है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाते हैं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल हम लोग ले सकते हैं कि सबसे पहले नीचे से चलेंगे इसके डायग्राम में। यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा बॉक्स बड़ा बना लेता हूँ, जिससे कि आपको ईजिली जो है वो समझ में आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ फिलअप किए। तो ये मैंने बॉक्स बनाया सिग्मा 1s का, ये सिग्मा 1s बनाया। इसी के ऊपर मैंने सिग्मा स्टार 1s बना दिया, ये मैंने सिग्मा स्टार 1s बना दिया। और ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s और 1s से आई हुई होंगी, तो मैंने यहाँ पर ये 1s बनाई,
ये पर यहाँ पर भी 1s बना दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी सिग्मा 2s लिया, सिग्मा 2s लिया, इसके ऊपर ठीक मैंने सिग्मा स्टार 2s ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों को कहाँ से लाए होंगे, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2s से ही आई रही होंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सिग्मा स्टार वो पाई 2px यहाँ पर बना देते हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और यहीं पर सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पर आपकी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से आई होंगी ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आई होंगी, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आने का जो रास्ता होगा वो पाई 2px 2py 2pz से आएगा, 2px 2py एंड 2pz। सिंपली यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये आपका आ गया यहाँ पर 2px, यहाँ पर 2py, यहाँ पर 2pz आ गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की अगर हम फिलिंग करना शुरू करें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर 2-2 भरे होंगे, तो यहाँ पर भी इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ रहे होंगे, 2 यहाँ आपने देखा था, तो ये 2 यहाँ भी भर देते हैं इलेक्ट्रॉन। सिंपली यहाँ भी 2-2 रहे होंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, तो सिंपल हम करते हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। लेकिन ये बात ध्यान रखिए ये उल्टे भी भरे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ ऑर्डर में हमने लगा दिए हैं, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल लग चुके हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में ये लगे हुए हैं सिंपली, ठीक है। तो ये मैंने किसका डायग्राम बना दिया, ये मैंने बना दिया डायग्राम N2 मॉलिक्यूल का। यहाँ पर मैं N2 मॉलिक्यूल लिखे दे रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। अब हम जब O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे तो O2 मॉलिक्यूल के डायग्राम में क्या होगा वो डिफरेंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंस। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर डायग्राम से पहले उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन O2 जो होता है उसमें O2 में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो कितना होगा वो जाने पहले इलेक्ट्रॉन O2 में होंगे। सबसे पहले यहाँ O2 में इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पता है आपको। तो 16 का मतलब हुआ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यानी दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। उसके बाद सिग्मा 2s 2 हो जाएगा और कॉमा सिग्मा स्टार 2s 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा 2pz2, यहाँ पर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ 2 हो गए तो 2 यहाँ 2 यहाँ। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py आएगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और टोटल चेक करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अगर हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका NB माइनस NA आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हाफ, ब्रैकेट में 10 माइनस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस आपका 6 हो जाएगा, और यानी कि ये आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो इसका मतलब पहली बात तो ये हो जाएगी कि मॉलिक्यूल तो स्टेबल है ही, लेकिन साथ में इसमें डबल बॉन्ड रहा होगा। तो डबल बॉन्ड होने के साथ साथ दूसरी बात ये हो जाती है इसके अंदर कि डबल बॉन्ड होने के साथ साथ में ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट ये है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल होने का कारण है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मोर देन 0 है, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये तो हो गया इसकी कहानी। अब हम लोग इसके डायग्राम के लिए देख लेते हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है। तो डायग्राम बनाएंगे सिंपली हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, नीचे से शुरुआत करेंगे। आपको पता होना चाहिए, बनवाते भी होंगे आप लोग, बनाते सिग्मा 1s हो गया, इसके बाद आपको पता लग जाएगा सिग्मा स्टार 1s हो गया, इस तरीके से ये होगा। और यहाँ पर चले आ रहे हैं हम लोग, इसके बाद ये 1s और 1s रही होंगी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिग्मा 2s की, और यहीं पर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स आ रही होंगी, कहाँ से आ रही होंगी दोनों ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स आ रही होंगी आपकी 2s और 2s से, सिंपली। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिग्मा 2pz,
और इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, ठीक है ना। यहाँ पर इसे दोबारा बना देते हैं, ये आ गया आपका पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, ये आ गया आपका पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स कहाँ से आई होंगी ये हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से देख लीजिए, ये डायग्राम पूरा आप इसका सर्कल भी बना सकते हैं, मतलब हमने स्क्वायर टाइप का लिया है, आप इसे सर्कल फॉर्म में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका सिग्मा टू पी जेड, ये हो गया पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू ये पाई टू पी वाई हो गया, ये पाई स्टार टू पी एक्स हो गया, ये पाई स्टार टू पी वाई हो गया, और लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड हो गया। ये टू पी एक्स हो गया, ये टू पी वाई हो गया, ये टू पी जेड हो गया, और ये टू पी एक्स हो गया, ये टू पी वाई हो गया, ये टू पी जेड हो गया। अब हम लोग जरा इलेक्ट्रॉन से इनमें फिलिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले तो नीचे से लगातार आप दो भरते चले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे होंगे, दो यहाँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है इस साइड में हुआ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कंडीशन रही होगी, इनमें भी वही रही होगी, लेकिन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा होगा। तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 हो गया टोटल, और यहाँ पर 6 हो गया ना। इसके बाद हम लोग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ डाल देते हैं। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपने ये एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको O2 का डायग्राम, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि द एनर्जी लेवल ऑफ द सिग्मा 2 पी जेड इज लेस देन द पाई 2 पी एक्स वाई, पाई 2 पी एक्स एंड पाई 2 पी वाई, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखें। देखिए पहला क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है। दूसरा, स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन सो द, यानी अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में चलेंगे इसके, भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन की क्या कंडीशन वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पे चलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है। कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल, जैसे इन नियरली सेम एनर्जी लेवल की अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है तो उतने ही नंबर की सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल तैयार हो जाती है, ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिंपली मैं आपको बताऊँ कि क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल आपकी पी ऑर्बिटल है। अगर ये एस और पी आपस में मिलती हैं तो ये क्या होगा, ये इक्वल एनर्जी लेवल की 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगी। इसका नाम भी एस पी होगा और इसका नाम भी अब आपका एस पी होगा। ये बात आपको ध्यान, 2 बनेंगे। यानी कि जब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल मिली वो 2s और 2p एक्स मिली तो ये sp 2 बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल फंडा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने कैटेगरी की होती है बाकी आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन का मैं केवल हिंट दे रहा हूँ आपको। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, नियरली सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल मिलती हैं, नियरली सेम, बिल्कुल सेम है, नियरली सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी। नियरली सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी और कंबाइन करने के बाद एकदम एग्जैक्ट सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल तैयार हो जाएगी। सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल इनसे तैयार हो जाएगी। नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, नंबर इक्वल रहता है। अब ये कितनी कैटेगरी की होती है, सबसे पहले तो एक sp होती है, पता है आपको। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें आपको पूरा एक डिटेल में आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल आप sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें शेप जो है वो लीनियर आ जाती है, शेप लीनियर आ जाएगी। एंगल इसका 180 डिग्री का होगा, पता है आपको। नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ये ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाती है, ट्रायंगुलर हो जाएगी और प्लेनर भी लिख सकते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर एंगल 120 डिग्री का होगा। तीसरा पॉइंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। sp3 में क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा और एंगल 109.5 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर sp3d पे पहुँचेंगे, और एक्सप्लेन करना चाहे तो sp3d2 पे पहुँचेंगे, और एक्सप्लेन करना चाहे तो sp3d3 पे पहुँचेंगे, और एक्सप्लेन करना चाहे तो फिर इसके बाद dsp2 पे चलेंगे। तो ये मैंने सभी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर शेप कैसी हो जाएगी अब आपको बताते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री जो निकल के आएगी वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आएगी, पिरामिडल आएगी। इसी तरीके से अगर हम शेप देखें तो इसकी ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी।
इसी तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ पेंटागोनल बाईपिरामिडल आ जाती है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल आ जाती है, बाईपिरामिडल आ जाती है। और अगर यहाँ पे चलें तो ये स्क्वायर प्लेनर आ जाती है। तो ये मैंने पूरी बातें आपको जो है वो समझाई हुई हैं। एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस पूरे प्रोसेस में जाइएगा तो आपको फुल फंडा मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसका मैं लिंक इसमें लगा दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन का लिंक इसमें मैं दे दूंगा, तो वहीं से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन को वैसे भी अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत मतलब ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल एक्सप्लेन करनी थी तो वो आपने कर ली। इसके बाद जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में दिखा दूं, पहले कहाँ पर हम लोग चलते हैं, बैक साइड में बिल्कुल। ये क्वेश्चन है कि डिड्यूस द रिलेशनशिप ऑफ एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस का मैंने एक फार्मूला भी पढ़ाया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है, ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने गैसियस स्टेट में एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि गैसियस स्टेट में आराम से, और आप बहुत सिंपल है, गैसियस स्टेट में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू जो एनआरटी का डेरिवेशन है वो आपको करना है। और पी वी इज इक्वल टू एनआरटी का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ चलेगा, ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ चलेंगे तो यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये हो जाएगा। सभी को मिलाइएगा, मर्ज करिएगा तो P V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू R कांस्टेंट लगा के NRT, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आप फार्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग चल लेते हैं जरा, पहले नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन और कौन सा देखा था, वो क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 पे। NiCN का होल 4 2 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर वाइल द NiCO का होल 4 इज टेट्राहेड्रल। ये बात एक्सप्लेन करने वाली और अच्छा क्वेश्चन होगा, तो इसलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए पहुंचते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि आंसर नंबर हम यहाँ डाल देते हैं, सेकंड की बात हम लोग करेंगे। आंसर नंबर सेकंड में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि NiCN का होल 4 ऊपर आ जाता है आपका 2 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, जबकि NiCO का होल 4 और ये हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो आप डायग्रामेटिकली समझेंगे पूरी बात को। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, सबसे पहले एक्सप्लेन होगा आपके लिए क्या, NiCN का होल 4। NiCN का होल 4 में हम लोग क्या देखते हैं, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करें तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट जनाब Ni डाई पॉजिटिव आता है। Ni डाई पॉजिटिव अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो यहाँ पर आर्गन आ जाता है, आर्गन, और यहाँ पर 3D 8 हो जाता है और 4s साहब 0 हो जाता है। तो Ni डाई पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड स्टेट में जब लिखा जाएगा तो यानी कि D में लिखे जाएंगे आपके कितने इलेक्ट्रॉन, D में लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5। D में लिखते हैं हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन D में यूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और हम लोग S में 0 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से यूज़ कर लिए। और इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट ऑर्बिटल जिसका नाम है P, है ना। ये हो गई आपकी 3D, ये हो गई आपकी 4s, ये हो गई आपकी 4p। अब लिगेंड कैसा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई साहब पेयरिंग भी हो जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 थे ना,
8 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गए, 6 7 8। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। जब ये जंप करेगा तो निकल जो है वो निकल एक्साइटेड स्टेट में क्या कंडीशन बनाएगा, निकल एक्साइटेड स्टेट में जो कंडीशन देगा, यहाँ मैं लिखता हूँ निकल एक्साइटेड। अब निकल एक्साइटेड हो चुका है, तो एक्साइटेड कंडीशन में क्या होगा कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, ये खाली हो गई, एक एम्प्टी हो गई, और यहाँ पर ये हो गया। तो अब मानने पर क्या होगा कि अब ये होगा कि भाई यहाँ पर जो है वो इस तरीके से डी की एक ऑर्बिटल, लिगेंड कितने आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, DsP2 हो गया। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, निकल को में ये ऑर्बिटल्स एज यूजुअल बना देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं हुआ, तो सिंपली हम इनको एज यूजुअल यानी कि ये बना दिए 1 2 3 4। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई वो तो ये हो गई, जो हाइब्रिड हो गई अब इनमें 4 ये हो गई, इनका नाम हो गया आपका DsP2, सभी का नाम DsP2 है। और यहाँ पर ये अनयूज्ड आपको लिख सकते हैं, अनयूज्ड कौन सी है, 4p हो जाती है। अब यहाँ पर हर लिगेंड अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब लिगेंड कौन सा इलेक्ट्रॉन देता है, Cn है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का देगा, एक Cn एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cn एक पेयर देगा, एक Cn एक पेयर देगा, तो यहाँ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या निकल के आती है वो हम आपको बता रहे हैं। तो निकल की जो शेप आएगी वो ये आएगी कि भैया निकल NiCN का होल 4 ऊपर 2 नेगेटिव की शेप यहाँ बना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो निकल बिठा लीजिएगा बीच में, इस तरीके से इधर की तरफ Cn बिठा लिएगा, ये Cn बैठ जाएगा, यहाँ पर भी Cn बिठा दीजिएगा, यहाँ पर भी Cn बिठा दीजिएगा, और इनके ऊपर लगा देना आप 2 नेगेटिव। तो ये आपको शेप जो दिखाई देगी वो स्क्वायर प्लेनर शेप आपको इस तरीके से दिखाई देती है, NiCN का होल 4 है ना। तो अब क्वेश्चन ये भी था इसके साथ में कि वाई NiCO का होल 4 इज टेट्राहेड्रल। अब इसको हम देखते हैं कि Ni की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो 0 आती है, मतलब यहाँ पर आर्गन हो गया, और आर्गन के बाद यहाँ पर आपका 3D 8 हो गया, और 4s आपका 0 हो गया। तो निकल का जब 0 कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये कंडीशन आपकी बनेगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 4s, सॉरी यहाँ मैंने 0 लिख दिया 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4s में जो 0 लिखा है उसे हटा रहा हूँ, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 4s2 हो गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया 1 2 3। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग CO भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएंगे, और जंप जब करेंगे तो D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। S पूरी खाली हुई, P पूरी खाली हुई। जैसे ही लिगेंड CO लिगेंड इसकी तरफ अटैक करने आएगा, ये ऑर्बिटल आपस में सब मर्ज कर जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे, और यहाँ पर प्रोसेस का नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए S की 1 यूज हो रही है, P की 3 यूज हो रही है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करते हैं कि निकल Ni0 इन NiCO का होल 4 की कंडीशन क्या होगी वो आप देख लीजिए कि भाई ये तो हो गई वो ऑर्बिटल्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इस तरीके से ये ऑर्बिटल आपकी यूज़ हो गई, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ये यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हो गई, इन सभी के नाम अब sp3 हो गए, 1 2 3 4, और ये हो गई आपकी अनयूज्ड है ना। अनयूज्ड का मतलब क्या, बाकी तो बची नहीं कोई, P तो पूरी यूज़ हो गई, देखे पीछे वाले पन्ने पे P तो पूरी यूज़ हो गई, तो कोई बची नहीं, तो वो तो मतलब ही नहीं रह गया। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ CO यहाँ CO यहाँ CO यहाँ CO, ये आपको एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। लिगेंड है तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन इनके क्रॉस से दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब निकल क्या होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है, निकल यहाँ बैठेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बैठेंगे, यहाँ पर CO, यहाँ पर भी ऐसे करके CO, यहाँ पर भी ऐसे करके CO, यहाँ पर भी ऐसे करके CO, और इसके चारों तरफ क्या होगा कि ऐसे करके हम अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन,
तो इस तरीके से आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखाई देने लगेगी और ये एंगल आएगा 109.5 डिग्री का, शेप आ जाती है आपकी टेट्राहेड्रल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफिसियन का होल 6 का 4 नेगेटिव इज डायमेट्रिक वाइल एफिसियन का होल 6 ट्राई नेगेटिव इज पैरामेट्रिक। इस बात को भी अब हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेते हैं, है ना। तो ये यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है वो देख लेते हैं। एफिसियन का होल 6 4 नेगेटिव जो है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक है, जबकि एफिसियन का होल 6 ट्राई नेगेटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक है। वीकली पैरामैग्नेटिक भी लिख के आ सकता है, पैरामैग्नेटिक है। तो अब हम लोगों को करना क्या है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एफिसियन, ये पहले वाले नंबर की बात करते हैं, यानी एफी डाई पॉजिटिव इसमें आएगा पहले में, और जब एफी डाई पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर आर्गन लिख लेंगे, यहाँ 3D में 6 लिख लेंगे, 4s में 0। इस तरीके से हो गया। अब इनका हम लोग ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिखते हैं। एफी डाई पॉजिटिव का कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर डी में 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s में 0 जाने दीजिए और 4p में आपके आ जाएंगे यहाँ पर 0। तो ये आपका 3D 6 हो गया, 4s 0 हो गया और 4p 0 हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो Fe डाई पॉजिटिव इन एक्साइटेड स्टेट बिकम्स मींस इलेक्ट्रॉन मूव टू दैट डायरेक्शन। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आपका चला जाएगा डी में। कितने भर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 भर गए हैं। इलेक्ट्रॉन मुझे कम करने पड़ेंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन पहले कम करूँ। 6 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है यहाँ पर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना पड़ेंगे। तो सिंपली मैं ये करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन डिलीट यहाँ से, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा देते हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव करा देते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह, Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। डी के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, 4s का 1 खाली हो गया और 4p के 3 खाली हो गए। अब हमें लिगेंड कितने दिख रहे हैं, लिगेंड यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। तो 6 लिगेंड यहाँ पर अटैक करने जब आएंगे तो इसका मतलब है ये ऑर्बिटल जो है 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पॉसिबल हो जाएगी। और D2-3sp हाइब्रिडाइजेशन, जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगी तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल आएगी, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में पेयर्ड हो चुके हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, इट मीन्स इट इज मैग्नेटिक। यही पूछा ही गया है कि ये डायमैग्नेटिक है नहीं है। अब अगर हम एफिसियन का होल 6 ट्राई नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल यहीं पर ही बात करेंगे। एफिसियन का होल 6 ट्राई नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर Fe ट्राई पॉजिटिव में आ जाएगा। जब Fe ट्राई पॉजिटिव में आ जाएगा तो आर्गन हो गया और यहाँ 3D 5 हो गया और यहाँ पर इसका मतलब 4s 0 हो जाएगा। और जब हम लोग Fe की ग्राउंड Fe ट्राई पॉजिटिव की ग्राउंड स्टेट में कंडीशन दिखाएंगे तो D में 5 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 4s में 0 दिखाएंगे और 4p में भी 0 दिखाएंगे। तो ये आपका 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया। अभी बताइए लिगेंड कैसा, दोनों इसमें भी स्ट्रॉन्ग है ना। तो अब ये अगर पेयरिंग कराएगा तो क्या कंडीशन होगी, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दीजिए, यहाँ मूव करा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा। यानी नेक्स्ट पेज पे अगर हम देख लेते हैं तो Fe ट्राई पॉजिटिव की जो कंडीशन है वो आपको अब ऐसी दिखाई देने लगेगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो अनपेयर्ड, क्योंकि अब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो वही आएगी क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 लिगेंड्स जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड
दिखाई दे रहा होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल अनपेयर्ड इसमें आएगा, इसी की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसे हम लोग वीकली पैरामैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन ये है नेक्स्ट हमारे सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहीं पर इन्हें कंप्लीट किया जा रहा हूँ। ये आपने पहचान ली होगी, अगर पहचान पाए तो शायद ये कोलबेज रिएक्शन हो जाती है। कोलबेज रिएक्शन में क्या होगा, जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर ONA और यहाँ पर आपका COOH, लेकिन H ऊपर चला जाता है और H ऊपर जाएगा और Na नीचे आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका H आ गया और यहाँ पर COONA आ गया, इस तरीके से। अब इसमें जब HCl पड़ा होगा तो ये कंपाउंड हमारे सामने बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से हमारे सामने OH आ गया और यहाँ पर COOH। ये पोटेशियम, यहाँ पे अगर KCl, इसी तरीके से अगर यहाँ पे Na भी लिया जाता है कभी कभी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वो पोटेशियम भी लेते हैं तो पोटेशियम का भी सॉल्ट बन जाता है। ये रिएक्शन पहचानिए, ये वाली कहलाती है, तो ऊपर वाली तो कोलबे थी और ये वाली कहलाती है आपकी सिंपली कैनिज़ारोज रिएक्शन। अब अगर आप इसे पहचान पाते हैं तो ये कैनिज़ारोज में आएगी, और कैनिज़ारोज में क्या होता है, इसको हम अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। ये हमने लिखा C6H5CHO, ऐसे लिखा C6H5CHO। अब दोबारा हमने लिखा C6H5CHO, उल्टा करके C6H5CHO लिख दिया। और जब यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, है ना। और तो क्या होगा, ये वाला H जो है वो कहाँ अटैक करेगा, ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा, ये नेगेटिव पार्ट फिर यहाँ अटैक कर जाएगा, तो सिंपल बनेगा C6H5 आपका हो गया, ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H आ जाएगा और आगे आ जाएगा CO और यहाँ C6H5। तो ये सिंपली कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये टर्सरी 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर जब KBr निकलेगा, लेकिन ये OH जो है ये पोजीशन अल्फा है, किसी भी बीटा से एक हाइड्रोजन ले लेगी तो यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर तैयार हो जाएगा, एल्कीन बन जाते हैं। यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। बाकी यहाँ पर KBr भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से इसे पहचानते हैं। अब ये ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली भी देख लेते हैं। ये जाएंगे इनके भैया पीछे से अटैक कर देंगे, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो Mg यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 हो गया, CH3 हो गया, सॉरी बीच में C2H5 फिट करिए, ये आपका C2H5 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, सिंपल C हो गया, O आपका ये हो गया आपका MgBr हो गया। इसको हाइड्रोलाइज कर दिए, तोड़ दीजिएगा, H इधर आ जाएगा, OH यानी कि ये बन गया आपका CH3 C2H5 CH3 और यहाँ पर आपका COH बन जाएगा। बाकी MgOH और Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो भी आप करेंगे, मतलब एक आइडिया आपको लगता चल रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई एक्सप्लेन द हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है, हकल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहलाता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में अगर वो एरोमेटिक है तो एक तो साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 2 प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, मतलब पहले ही बोलते साइक्लिक प्लेनर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट में होने चाहिए, एक जगह से दूसरे कार्बन में डिसलोकेट हो सकें, वो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला कंपाउंड देखते हैं कि जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें हम लोग देखें ध्यान से तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखें कि n = अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो हो जाएंगे 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स कहने का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली ये कंपाउंड एरोमेटिक में चला जाएगा, ये एरोमेटिक हो गया। अब इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब हैं तो यहाँ पर 4 पाई किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पर n = अगर आप 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये कंपाउंड अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेक करना चाहे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक तो साइक्लिक है, प्लेनर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी दिखाई दे रहा है, और ये बेंजीन तो आपको पता ही कि ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कंडीशंस में है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड फिर एरोमेटिक में जाने चाहिए।
ये एरोमेटिक में हकल्स रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, बाकी दूसरा एक्सप्लेनेशन इसमें मांगा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरा एक्सप्लेनेशन देने को तैयार भी नहीं है। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि ये दो जो है एंड यहाँ पर एक एंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के ही है, अगर आप इन्हें करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अब ये बताइए, पहले वाले को हम देखते हैं कि पहले वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। तो अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर, भाई आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर सिंपली हम ICH2 COOH लिखेंगे। मीन्स यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट इज लेस, यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पुलिंग पावर डाउन हो जाएगी। उसके बाद नंबर आ जाएगा Br का, फिर Br आ गया, CH2 COOH, माइनस आई इफेक्ट यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ Cl आ गया, CH2 COOH, और उसके बाद में F आ गया, यहाँ CH2 COOH। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। हम यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। उसके बाद ये एमीन से मिथाइल एमीन में क्या होता है, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो फिर एक यहाँ सपोर्टिंग ग्रुप, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी क्योंकि 2 सपोर्टिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं। अगर गैसियस स्टेट में तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हैं, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हैं गैसियस फॉर्म में। अगर यही एक्वस होता तो यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, और मींस स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क करने लगती, तो वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैंने ये क्वेश्चंस कुछ बताए जिनसे आप आसानी से ये सीख सकते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस लगे, कि इस ऐसा क्वेश्चन का तरीका रहेगा आने का, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो डिवीजन में होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऐसे डिवीजन में होगा। तो ये डिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको परेशान नहीं करेंगे, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, एक बार ट्राई करिए और इसी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। ये सभी क्वेश्चन मैंने यूपीपीएससी के पेपर से ही उठाए, ये भी यूपीपीएससी का ही है, ये भी यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का ही है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आपका यूपीपीएससी का ही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का ही है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का ही है। ये सभी मैंने क्वेश्चन यूपीपीएससी के ही दिए हैं, जिससे कि आप इजीली देख लें। इनके आंसर भी मैंने लगातार आपको समझाए, प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश की, और हालांकि क्वेश्चन जैसे भी हैं आप इनको इसी मेथड पे, इसी तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे तो आपको एक लिखने का आइडिया, तरीका, कम समय में बात को एक्सप्लेन करने का तरीका भी समझ में जरूर आएगा। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।